देखो आज जो देखने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इसमें जो पहला केस लेने जा रहे हैं वो है आरएल सीरीज सर्किट। देखो यहाँ अपन देखें तो ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है ना। इसको मैंने एसी सप्लाई दिया है जो कि V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर अपन देखें तो अपन डीसी सर्किट में क्या कर रहे थे, जितना मैंने डीसी सप्लाई दिया बच्चों उसका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो रहा था। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं होगा। एसी के केस में बच्चों जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका जो एडिशन होगा वो फेजर एडिशन होगा। फेजर एडिशन का मतलब हुआ अपन उसको एंगल से रिलेट करके देखेंगे। मतलब अपन बोल सकते हैं एक तरह से कि वेक्टर एडिशन करेंगे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन सीरीज आरएल सिंपल सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सर्किट है, सीरीज है, ठीक है। यहाँ अपन देख रहे हैं, अपन अपने को पता है कि अगर एलिमेंट सीरीज में लगा हुआ है बच्चों तो उसमें करंट क्या होगा, सेम होगा सभी एलिमेंट्स में। हमने बोला कि फेजर एडिशन करना है, तो देखो फेजर का मतलब वेक्टर लगाया मैंने, इसको फेजर एडिशन बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपन सिंपल सर्किट पढ़ चुका है तो फेजर एडिशन करते वक्त अपन क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स का क्या करेंगे, फेज बनाएंगे। फेज बनाएंगे मतलब फेज बनाने का मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज को एंगल के साथ जोड़ेंगे। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, जब भी फेजर का एडिशन करेंगे बच्चों तो आर का फेजर बनाऊंगा। चलो आर का फेजर बनाया, फिर इंडक्टर का फेजर बनाऊंगा। अपन सिंपल सर्किट जब पढ़ रहे थे प्योर सर्किट तो उस केस में दोनों का फेजर बना चुके हैं। मतलब आई और वी में रिलेशन अपन निकाल चुके हैं। फेजर का मतलब यही है। चलो अगर मैं आर का फेजर बनाऊं तो मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट है उसके बीच में जो फेज एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। मतलब वी और आर के बीच में एंगल कितना है, ये आई है और ये वी है, टोटल लेंथ ना। चलो और अपन देखे थे कि इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये भी देखा था मैंने कि ये 90 डिग्री से बच्चों क्या होता है, वीएल जो है लीड करता है आईएल से। अगर मैं अब तो मैंने दोनों का फेजर बना लिया, अपने को पता था। अब मैं इसका एडिशन कैसे करूं, तो अपन देखेंगे कि V और I में कौन सा क्वांटिटी जो है वो कॉमन है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट के केस में I जो है सेम है। तो देखो मैं क्या करूँगा, I को सेम रखते हुए इन दोनों ग्राफ्स को जोड़ दूंगा। दोनों को जोड़ूंगा तो देखो इस IL को इस IR पे ला करके मैं रख रहा हूँ, तो इस IR को उठाया और IL पे रख दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। मतलब VR आ गया, ठीक है, और यहाँ IL आ गया होगा या IR लिख लो या इसी को अपन I बोले हैं, IR आ गया। चलो VL जो है ऊपर है और ये आके यहाँ पे हो गया। चलो तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि VL जो है ऊपर है और VR जो है इधर है। तो देखो अगर मैं देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और अगर कोई भी दो वेक्टर राइट एंगल पे है तो उनका रिजल्टेंट अपन देख चुके हैं कि रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मैं रूट को हटा रहा हूँ, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ मैं v लिख रहा हूँ जो कि रिजल्टेंट है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये है इसका फेजर एडिशन। अब देखो मैं v को एक नया टर्म देने जा रहा हूँ i इंटू जेड। यहाँ जेड क्या है, जेड है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये नया टर्म मैंने लाया, यहाँ जेड जो है इम्पीडेंस है। वी आर को लिख सकता हूँ आई इंटू आर जो कि RMS वैल्यू है, वी एल को आई इंटू एक्सएल लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूँ तो यहाँ से आई स्क्वायर कैंसिल होकर के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बन रहा होगा ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है सर्किट का वो करंट से लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। कितना डिग्री, पाई 5। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों वो आ रहा है 5 का ना। अब फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो आप जो है यहाँ देख पा रहे हो कि आपको दो ट्रायंगल बन रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हो दो ट्रायंगल बन रहा है। तो एक बन रहा है वोल्टेज का, अगर मैं इसको निकालूं तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। देखो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। जो पहला ट्रायंगल है वो है वोल्टेज ट्रायंगल। क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल।
तो वोल्टेज ट्रायंगल में मैं देख पा रहा हूँ कि VR जो है इधर है और VL जो है इधर है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो V है जो कि इससे फाई एंगल आ गया है। तो अगर अपन इसको देखें, ठीक है, तो ये VL और ये VR, तो यह है वोल्टेज ट्रायंगल। अब मैं यहाँ एक और ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ जो कि है इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या है बच्चों? इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो Z² इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब मैं VR को लिख सकता हूँ I इंटू R और VL को लिख सकता हूँ I इंटू XL। I कॉमन है, हटाया, और इसको मैं लिखा है I इंटू Z। तो देखो यहाँ पे बच रहा होगा XL और यहाँ बच रहा होगा R, और इसका जो रिजल्टेंट है वो Z है। तो दिस इज योर इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या है? ये बन रहा है इम्पीडेंस ट्रायंगल। चलो अगर अपन इस फाई एंगल को, फेज डिफरेंस को निकालूं, फाई एंगल को निकालते हो फेज डिफरेंस को, तो देखो दिस, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस ट्रायंगल से tan फाई निकालो। tan फाई इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। तो VL अपॉन VR, चलो VL अपॉन VR, VL को लिख सकता हूँ I इंटू XL डिवाइडेड बाई I इंटू R। I से I घटा XL अपॉन R आ रहा होगा, ये आ रहा होगा tan फाई जो कि फेज डिफरेंस है। अगर इस ट्रायंगल से भी देखें तो ये आ रहा है XL और ये आ रहा है R, तो XL अपॉन R जो कि आ रहा है यहाँ। चलो तो ये दो ट्रायंगल बना। हम इस ट्रायंगल से पता कर रहे हैं कि जो सर्किट का वोल्टेज है, जो सर्किट का वोल्टेज है वो करंट से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है फाई एंगल से, ठीक है। चलो अब इस केस में अपने को ये निकालना है कि पहला इंस्टेंटेनियस करंट कितना आएगा। क्या बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ कि करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितना से? फाई से। तो अपन लिख सकते हैं, अगर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी मैंने सप्लाई रखा है, तो जो करंट है वो V0 अपॉन Z, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। माइनस क्यों? क्योंकि फाई एंगल से क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चों? अब चलो मैं इसको Z को लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ Z जो है वो क्या है? Z निकालोगे तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये या आप इसको Z को ऐसे भी लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस XL को क्या लिख सकते हो? 2 पाई F इंटू L का स्क्वायर। ये आसानी से लिखा जा सकता है। चलो मैं इसको एक टर्म दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए अपने को पीक वैल्यू निकालना जरूरी है, और फेज एंगल जो कि फाई है इसको निकालना जरूरी है, और इसको निकालने का तरीका मैं पहले ही डील कर चुका हूँ। देखो I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, इसको अपन लिख सकते हैं V0 जो कि गिवन है अपने को, और Z की वैल्यू है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 2 पाई FL का स्क्वायर। ये आ रहा होगा। यहाँ से I0 निकालूंगा। अब फाई कैसे निकालूंगा बच्चों? फाई निकालने के लिए अपने को इम्पीडेंस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और उसको मैं लिख चुका हूँ। अगर VL अपॉन VR दिया है तो, नहीं तो XL अपॉन R से निकाल सकता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं tan फाई निकालूंगा और I0 निकालूंगा तो मैं उस सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। चलो अब अपन देखने जा रहे हैं फेज डिफरेंस। क्या देखने जा रहे हैं? फेज डिफरेंस कितना आ रहा होगा। डेल्टा फाई यहाँ अपन फाई से दिखा रहे हैं। तो फेज डिफरेंस यही है कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी मैंने सप्लाई किया, तो I की वैल्यू आ रही है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो देखो जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, जो कि अपन लिखे थे, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स VL अपॉन VR या tan इनवर्स XL अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ बच्चों, तो ग्राफ तो निकाल सकते हो, अपन पहले भी देख चुके हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए थे। ये देखो, ये मैंने सप्लाई वोल्टेज है मेरा, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मैंने साइन का दिया, तो मैंने ऐसे बना दिया। और यहाँ देख पा रहे हैं कि जो
जो वोल्टेज है, जो कि करंट है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, अगर यहाँ टी डालोगे तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ यहाँ से चालू होगा, ठीक है, यहाँ से मान लो ऐसे चालू हुआ ना, ऐसे मान लो, ये इसकी पीक वैल्यू कम होगी, ठीक, पीक वैल्यू कम कर लो थोड़ा सा, ऐसे ग्राफ चालू हो रहा होगा, ठीक, ये आई का कर्व है, देखो ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है, ये जो है ये है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का कर्व, और ये हरा वाला जो है वो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं, वो है डी नंबर। डी नंबर में क्या है कि फेजर डायग्राम बनाना है। क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि फेजर कैसे बनाते हैं, देखो फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लो ये रोटेट कर रहा है करंट, और ये मान लेते हैं कि वोल्टेज का रोटेशन है। क्या है, वोल्टेज का रोटेशन है। मैंने V को ऐसे लिखा, और ये एंगल जो है ओमेगा टी है, ये 0 डिग्री पे है, ये π/2 पे है, ये पाई पे है, और ये 3π/2 पे एंगल, ठीक है, ये आई है। तो देखो इससे कितना डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से करंट, इससे 5 डिग्री लैग कर रहा है ना, तो मैंने ये बनाया आई का, यहाँ से ये 5 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जो होगा ये होगा ओमेगा टी माइनस फाइव ना, ये वाला एंगल ड्रॉ कर लेना। चलो अगर अपन पावर डेसिपेशन देखें, अगर पावर डेसिपेशन निकाल रहे हो तो ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आ रहा होगा। फाई यहाँ निकाल सकते हो, फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, tan फाई मतलब tan फाई तो निकाल सकते हो, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है आराम से निकल जाएगा। वी आर एम एस को लिख सकते हो वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई आर एम एस को लिख सकते हो आई नॉट अपॉन रूट टू और कॉस फाई। इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट अपॉन आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई। अगर आपको पीक वैल्यू गिवन है बच्चों तो पावर का डिसिपेशन ऐसे निकाला जा सकता है। देखो तो अगर अपन ग्राफ की बात करें, अगर अपन यहाँ ग्राफ की बात करते हैं कि इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने रिलेशन देखा था कि Z वर्सेस F का कर्व, हमने Z देखा कि Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। चलो अपने को फ्रीक्वेंसी में देखना है तो मैं Z को लिखूंगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 2πfL का स्क्वायर। मैं ग्राफ प्लॉट करते वक्त पहले मैं लो फ्रिक्वेंसी डालता हूँ, तो लो फ्रिक्वेंसी जैसे ही डालूंगा तो Z की वैल्यू जो होगी वो R के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा और ये R के बराबर। अगर मैं हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जाता हूँ तो Z टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी डालूंगा तो ये Z टेंड कर देगा इन्फिनिटी से। तो इसको मानते हुए मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको अपन आसानी से बना सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी वर्सेस एक्सेल का कर्व है, एक्सेल नहीं Z लिख लो, ठीक है। चलो अगर आप फ्रिक्वेंसी को 0 पे रखते हो, फ्रिक्वेंसी को 0 पे रख रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो, R पे, तो ये मेरा R हुआ, मतलब मैं यहाँ हूँ। अगर मैं बहुत दूर जाता हूँ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी Z इधर जा रहा है, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन जो दूसरा सर्किट है, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसकी भी एनालिसिस सिमिलर तरीके से करने जा रहे हैं। जो दूसरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है बच्चों वो है आरसी। जो दूसरा है वो है आरसी सीरीज सर्किट। चलो सिमिलर एनालिसिस होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर आएगा एनालिसिस के दौरान। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R और C, तो यहाँ मैंने R बनाया और यहाँ एक कैपेसिटर बनाया और इसको मैंने AC सोर्स से जोड़ा।
जो एसी सप्लाई है ये है वी नोट साइन ओमेगा टी का। इसमें जो करंट है सीरीज में सबके साथ सेम आ रहा होगा। तो यहाँ मान लेता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप वी आर आ रहा है और यहाँ वी सी आ रहा है। अपन जानते हैं कि यहाँ पे फेजर एडिशन होने वाला है, फेजर एडिशन होने वाला है किसमें, वोल्टेज का फेजर एडिशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ करंट सेम है। तो V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। V को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, आई इंटू आर प्लस, यहाँ पे फेजर एडिशन छोड़ो, यहाँ पे इतना लिखो, बाद में अपन एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अपन देखें तो इसके आगे जो है फेजर एडिशन लिख सकते हैं। जो फेजर होगा वो आर का होगा और सी का होगा। तो दोनों का इंडिविजुअल फेजर बना है, तो ये वी आर और ये आई आर प्लस, अगर इसका फेजर बना है तो इधर था आई सी और इधर था वी सी। क्योंकि अपने को पता था कि जब अपन कैपेसिटर वाला की सर्किट डील कर रहे थे तो उस समय क्या था, उस समय जो था वो करंट लीड कर रहा था। क्या कर रहा था, करंट लीड कर रहा था। तो देखो अगर इसका एडिशन करें, अब एडिशन कैसे करेंगे, करंट तो सेम है, क्योंकि अपन जानते हैं कि I इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट सेम मानते हुए करंट को क्या करूंगा, कॉन्साइड कराने की कोशिश करूंगा, ये आई आर और ये। तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, देखना इधर वी आर, ठीक है, इधर ही आई सी आई आर इज इक्वल टू आई, इसको कॉन्साइड कराया, और इधर है वी सी, ये फेजर जोड़ दिया। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं वी बोल रहा हूँ, जो कि फाई है, ठीक है। अगर यहाँ अपन देखें तो वी सी और वी आर को निकाल सकते हैं। अभी वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से अपन देखें तो जो करंट, जो वोल्टेज है वो करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहाँ पे देखो V जो है वो लैग कर रहा है करंट बाई फाई एंगल, फाई एंगल से लैग कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर अपन फेजर एडिशन करें, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। अगर इसका फेजर एडिशन करें तो वी आर को लिख सकता हूँ कितना, देखो वी सी को लिख सकता हूँ आई इंटू एक्स सी और वी आर को आई इंटू आर। तो आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर को लिखूंगा आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल बना, एक तो वोल्टेज ट्रायंगल बन रहा है वापस, और वापस यहाँ पे एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स को बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से फाई निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक बन रहा है वोल्टेज ट्रायंगल। क्या बन रहा है, एक बन रहा है वोल्टेज ट्रायंगल। तो वोल्टेज ट्रायंगल है, इसमें इधर वी आर है और इधर वी सी है, और यहाँ रिजल्टेंट है वी, और ये जो एंगल है ये फाई है। तो यहाँ से अगर tan फाई निकाले बच्चों, तो tan फाई जो आ रहा होगा वो वी सी बाई वी आर आ रहा होगा। इसको आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर लिख सकता हूँ, मतलब एक्स सी अपॉन आर आ रहा होगा tan फाई। tan फाई क्या आ रहा होगा, एक्स सी अपॉन आर। अब मैं यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हो तो देखो यहाँ पे आई इंटू आर लिखोगे और इधर आई इंटू एक्स सी लिखोगे, और ये जो है वो जेड बनेगा, ये फाई एंगल होगा, ठीक है, इसको बना सकते हो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इम्पीडेंस आ रहा है इस केस में एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। इसको फर्दर लिखें तो जेड की वैल्यू को लिख सकते हैं, एक्स सी को क्या लिखूंगा, ओमेगा 1/ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो जेड को लिख सकते हो 1/2 पाई एफ इंटू सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आसानी से लिखा जा सकता है ना। तो इम्पीडेंस, चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ रहा होगा।
अगर अपन देखें इंस्टेंटेनियस करंट, तो वहां पे देखो करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है। क्योंकि अगर मैंने सप्लाई वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया तो करंट जो है लीड कर रहा है, तो मैं यहाँ पीक वैल्यू लिखूंगा और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखूंगा, क्योंकि फाइव एंगल से लीड कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे आई नोट कैसे निकालोगे, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है सर्किट का उसको आप निकालोगे आई नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन जेड। लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाई वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, इसको ऐसे निकाला जा सकता है। चलो फाई कैसे निकालेंगे, तो अपने को रिलेशन पता है, tan फाई इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी सी अपॉन वी आर इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर। ये कैंसिल हुआ, एक्स सी अपॉन आर आ रहा हुआ। तो आप यहाँ से फाई निकालोगे। जैसे ही आपको फाई और आई नोट पता चलेगा तो आप यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर अपन अगला बात करें बच्चों, तो अगला है वो है फेज डिफरेंस। क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई। यहाँ डेल्टा फाई को बच्चों हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा फाई को बच्चों यहाँ पे हम फाई से डिलीट कर रहे हैं। चलो तो यहाँ देखोगे तो आपको जो डेल्टा फाई होगा वो कैसे निकलेगा, tan फाई जो अपन रिलेशन निकाल रखे हैं इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर से। ये फेज डिफरेंस आ रहा होगा। फेज डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है कि आई जो है लीड कर रहा है वोल्टेज ऑफ द सर्किट से बाई फाई एंगल। उस फाई को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो जो ग्राफ है बच्चों वो कैसे बन रहा होगा, देखो ग्राफ आई और वी में बना रहा हूँ। ये जो है वोल्टेज का बना रहा हूँ, पिक सप्लाई वोल्टेज ऐसे बन रहा होगा। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये है वोल्टेज वी नॉट, ये माइनस वी नॉट। करंट का कैसे बनेगा सर? देखो फाई से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। तो लीड कर रहा है तो इसका पिक पहले पहुंचना चाहिए। और अपन टी इक्वल टू जीरो पे देखें, ये ओमेगा टी में है ना कर्व। अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें बच्चों, तो टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ही उसमें डालोगे जो करंट आया था वो पीक वैल्यू से कम आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? पीक वैल्यू से कम आ रहा होगा। तो पहली बात कि टी इक्वल टू जीरो पे पीक वैल्यू पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे मैं मानता हूँ कि ये पीक वैल्यू है। ठीक है, तो पीक वैल्यू से कम ही आ रहा होगा। तो मान लो कि वो ग्राफ जो है ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे पीक वैल्यू से कम आ रहा होगा ना। चलो तो ये है, ये जो ब्लैक मार्कर से डिनोट किया हूँ वो है टी प्लस फाइव। जो भी है इसका पिक जो है पहले पहुंचेगा। इसका पिक जो है देखो पहले ही पहुंच गया हुआ है इधर कहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। ग्राफ बना लिया। अब चलो अपन देख रहे हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? फेजर डायग्राम जो है बच्चों देखो अपने को पता है कि I वर्सेस V का बनाते हैं। तो मैं ये I का बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं V का बनाऊंगा। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ कि ये V है जो कि यहाँ से ओमेगा टी एंगल पे, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2 एंगल, ये पाई एंगल और ये 3 पाई बाई 2 एंगल। अब देखें तो करंट जो है फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है ये बना रहा हूँ करंट जो कि यहाँ से फाई एंगल पे है। ठीक है, ये है करंट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये माइनस आई नॉट, ये प्लस आई नॉट, ये प्लस वी नॉट, ये माइनस वी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई नहीं है। चलो अब जो अगली एनालिसिस है वो क्या है बच्चों? वो जो है वो है पावर डिसिपेशन।
देखो अब जो बात करने जा रहे हैं एवरेज पावर डेसिपेशन, इसमें पावर डेसिपेशन होगा कि नहीं, पहली बात हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ एक डेसिपेटिंग एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बच्चों रेजिस्टेंस ना। चलो तो जो पावर का डेसिपेशन आ रहा होगा वो जानते हैं अपन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फाइव तो निकाल सकते हैं। वी आर एम एस को आप लिख सकते हो वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस को लिख सकते हो आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ से अगर पीक वैल्यू अपने को गिवन है दोनों की तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये है एवरेज पावर डेसिपेशन इन द सर्किट। चलो अब जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं जेड वर्सेस एफ का ग्राफ खींचने। क्या करने जा रहे हैं? इम्पीडेंस वर्सेस फ्रिक्वेंसी का कर्व। तो अपन इसमें इम्पीडेंस देखे थे कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्सी का स्क्वायर आ रहा है, और एक्सी कितना होता है बच्चों? 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी आता है। चलो अगर अपन फ्रिक्वेंसी को जीरो पुट करें, तो फ्रिक्वेंसी को जीरो पुट करोगे तो ये जेड को थोड़ा सा और अगर करोगे तो एक्सी इन्फिनिटी पे जाएगा। जैसे ही एक्सी इन्फिनिटी पे जाएगा तो जेड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, इन्फाइनाइट हैंड्रेड। अगर फ्रिक्वेंसी को अपन इन्फिनिटी पुट करते हैं तो जेड की वैल्यू जो है आर के बराबर हो रहा है। मतलब अगर अपन यहाँ से ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो है अपने को पता है कि कैसे बनेगा। देखो ये फ्रिक्वेंसी और ये जेड, मैं फ्रिक्वेंसी जीरो पे हूँ, तो फ्रिक्वेंसी जीरो पे हूँ तो ये इन्फिनिटी पे जेड है, तो इन्फिनिटी यहाँ होगा कहीं, और जब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ तो ये आर पे आ रहा है। तो पहले तो मैं बहुत दूर जाने का लाइन खींच लूँ जो कि आर के बराबर है, यहाँ मैं आर दिखा रहा हूँ। मैं पास में हूँ तो इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ, मतलब मैं इधर कहीं जा रहा हूँ, फिर जैसे जैसे जा रहा हूँ तो दूर जाऊँगा तो आर के करीब जाऊँगा। तो ये ग्राफ जो है इस केस में ऐसे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा? ऐसे बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बन रहा होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चों, ये था कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अपन बात कर रहे हैं तो अपन मेनली कर क्या रहे हैं? अपने को पता है कि सिंपल सर्किट में फेज रिलेशन क्या है। अपने को ये बात पता है बच्चों कि हमने सिंपल सर्किट में आर एल और सी देखा था, तो उसमें मैंने देखा था कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज जो है कितना है, आर के केस में, एल के केस में और कैपेसिटेंस के केस में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंडिविजुअल का फेजर का एडिशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल का फेजर का एडिशन कर रहे हैं, और ये एक सिंपल वेक्टर एडिशन है। अपन जब डीसी सर्किट का एनालिसिस कर रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे? जितना सप्लाई वोल्टेज था उसका अलजेब्रिक सम कर रहे थे, लेकिन फेजर का अलजेब्रिक सम नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम होगा, एंगल के साथ सम अप करेंगे। तो यही दो अलग अलग अंतर है, दो अलग अलग अंतर है कि यहाँ पे जो है अपन फेजर, ये दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे अपन एंगल के सेंस के साथ एडिशन कर रहे हैं एसी के केस में, और डीसी के केस में अपन सिंपल क्या कर रहे थे? अलजेब्रिक सम कर रहे थे। तो देखो बच्चों, तो फेजर अपने को, अगर अपने को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाना है तो जाहिर सी बात है कि फेजर याद रहना चाहिए। और अपन जानते हैं कि फेजर जो है वी और आई के बीच में बनता है, ठीक है। तो कोई ना कोई जरूर फिजिकल पैरामीटर आई और वी में कॉमन होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे? उसका एडिशन करेंगे। जैसे अपन यहाँ आर एल सीरीज देखे, आर सी सीरीज देखे, तो हमने क्या किया? सीरीज के केस में अपन जानते हैं कि करंट सेम होता है, तो करंट को क्या किया? कोइंसाइड कर दिया, दोनों के फेजर में जो करंट वाला पैरामीटर था उसको उठा के उस पे रख दिया, सिंपल। तो ऐसे करके फेजर एडिशन। अगर मैं पैरेलल सर्किट का एनालिसिस करूंगा तो पैरेलल में अपने को पता है कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो जब बच्चों वोल्टेज सेम होता है तो वहां पे अपन करंट का फेजर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? करंट का, क्योंकि वोल्टेज को ले जाकर के उसके ऊपर सम अप कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज का लाइन सेम है तो अपन ले जाके एक बार खुद से इसको ट्राई करना और ट्राई समझने की कोशिश करना। ये तभी समझ में आएगा जब सिंपल सर्किट के एनालिसिस आपको अच्छे से पता हो। अगर सिंपल सर्किट का एनालिसिस अच्छे से पता है
तो बच्चों इसका हर एक न्यूमेरिकल आप आसानी से बना पाओगे, हर एक न्यूमेरिकल आसानी से बना पाओगे। अगर डीसी का सर्किट देखें तो एसी का सर्किट जो डीसी के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है, उसकी एनालिसिस बहुत आसान होती है, ठीक है। तो लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल वाला एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आ जाता है, उसको देख करके क्या करना पड़ता है अपने को, उसको देख करके अपने को जो है एडिशन करना पड़ता है। इसीलिए अधिकतर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर एसी जो है कॉम्प्लिकेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू डीसी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ये इसकी एनालिसिस आसान हो जाएगी जब आप इस क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे और सिंपल सर्किट का फेजर जो है ध्यान में अच्छे से रखोगे कि किस केस में वोल्टेज लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।